आपके पठानकोट शहर में इतनी जगमग नहीं होगी बाज़ार में जितनी हमारी चक्की खड्ड इस दरिया के अंदर अवैध खनन करने वाला जो माफिया हैं उनकी गाड़ियां, जेसी मशीनें और इतना भारी वहाँ पर बाजार लगा होता है। इनमें से आधे क्रैशर सरकार के कागजों में बंद है, लेकिन फिर भी चल रहे हैं, जो क्रैशर में वैध चल रहे हैं। पैसे में बहुत ताकत होती है, उससे प्रशासन खरीदा जा सकता है, उससे सरकारें खरीदी जाती हैं। ये चाहे सरकार कोई भी हो, हमने इसी तरह देखा कि ये जो माइनिंग का धंधा जो है इसमें सारे इन्वॉल्व हैं। हिमाचल में जैसी भी अलाउ ही नहीं है, फिर भी उसका धड़ल्ले से उपयोग हो रहा। आपने पकड़ ली, अब एक क्रशर वाले को सर आपने 50,000 का उसका चालान कर दिया, आपने 5 लाख उसको उखाड़ने की परमिशन दे दी, तो वो तो रोज आप आके चालान कटा जाओ, आप मेरे 5 लाख का माल उखाड़ने दो, आप 50,000 का आप चालान काट दो। नमस्कार। चक्की पुल जो कि पठानकोट और हिमाचल को, पंजाब और हिमाचल को जोड़ने वाला एकमात्र रेलवे ब्रिज, जो कि पिछले साल 21 अगस्त 2022 को पानी के थपेड़ों को ना सहता हुआ बह गया था। कैसे टूटा, क्यों टूटा, क्या नुकसान हुआ उसके टूटने से, इस बात पर आज हम चर्चा करेंगे। मैं हूं आपका होस्ट अनिल खुराना और मेरे साथ आज मौजूद हैं राजेश पठानिया, जो कि अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संघ के सह निर्देशक हैं हिमाचल प्रदेश से। नमस्कार राजेश जी। नमस्कार जी। और मेरे साथ दूसरी तरफ हैं होशियार सिंह, जो कि भारतीय किसान संघ के जिला कांगड़ा के अध्यक्ष हैं और कन्वीनर हैं चक्की बचाओ संघर्ष समिति के। नमस्कार होशियार सिंह। नमस्कार जी। मैं पहले राजेश जी आपसे पूछूंगा कि चक्की का पुल, जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण पुल था, जिसमें कि हिमाचल से पठानकोट और हिमाचल को जोड़ता था, पठानकोट से हिमाचल में और हिमाचल से जो लोग यहाँ यात्रा करते थे, तो और कहते हैं कि बहुत सस्ती यात्रा थी, उसके टूटने से आपके ख्याल से क्या क्या नुकसान हुए? देखिए सर, सबसे पहले तो आपके AMI चैनल का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने इतना महत्वपूर्ण विषय को आज उठाया है। तो इसके लिए सर, पिछले वर्ष जो ये पुल टूटा था, उससे पहले 1 वर्ष पहले मैंने एक ईमेल द्वारा, जहाँ पे जो भारी जो खनन हो रहा था इसके 500 मीटर के दायरे में, तो आप देखें कि वहाँ पे बड़ी बड़ी झीलें बनी हुई हैं, और मैंने ये ईमेल द्वारा वहाँ पे फिरोज़पुर में मिनिस्ट्री को मैंने ये ईमेल भेजी थी कि आप कृपया इसकी ओर ध्यान दें, नहीं तो ये आने वाले समय में जो चक्की ब्रिज है ये बहुत जल्द टूटने वाला है। तो इसकी ओर किसी ने ध्यान भी नहीं दिया। और मैं आपको बताऊं कि ये एक जीवन रेखा थी, और जो लोग यहाँ से आते जाते थे, और जो हमारी रोड ट्रांसपोर्ट है उससे ज़्यादा लोग जो हैं वो रेलवे पुल से सफ़र करते थे। और आपको ये बात एक और मैं यहाँ पे जोड़ना चाहूँगा कि वहाँ पे जब ये पुल टूटा तो उसका खमियाजा जो हिमाचल, पंजाब और विशेषकर पठानकोट और नूरपुर के लोगों ने तो इसको भुगता ही है। वहाँ पे कितने सारे बच्चे, महिलाएं पुल से नीचे गिर गए। जब वो पैदल जाया करते थे तो ट्रेन आ जाती थी, क्योंकि जब हमारा साथ वाला पुल भी बह गया था, तो जो रेलवे लाइन थी, तो यही एक जीवन रेखा थी जहाँ से लोग आते जाते थे, तो ज़्यादातर फिर पैदल लोग जाते थे वहाँ से। तो जैसे कभी उनको ट्रेन आने के आभास होता था, तो छोटे छोटे बच्चे वहाँ से गिर के कम से कम 4-5 लोगों ने तो अपनी जान गंवाई है। आपने बताया कि आपने रेलवे मिनिस्ट्री को या रेलवे के अधिकारियों को पहले सचेत किया था कि ये पुल टूटने वाला है, तो आपकी बातों पे गौर नहीं किया गया। तो आपका कहने का अभिप्राय क्या है कि इस पुल के टूटने के मुख्यतः क्या कारण रहे? इसके सर मुख्यतः कारण जो है वो है इलीगल माइनिंग। और इलीगल माइनिंग का जो मुद्दा है वो पिछले करीब हम लोग 5-6 साल से बहुत ज़ोर से उठा रहे हैं, और इसके लिए हम लोगों ने शिकायतें करी, विभाग को लिखा, माइनिंग डिपार्टमेंट को लिखा, उच्च अधिकारियों को लिखा, नेताओं को लिखा, सरकारों को लिखा, पर आज जाके वही ढाल के 3 पात, कार्रवाई नहीं होती। मैंने देखा कि इतनी ज़्यादा करप्शन है इस डिपार्टमेंट में कि माइनिंग वाले आएंगे तो वो
अगर जेसीबी का चलान करते थे तो टिप्पर के नंबर डाल के तो उसको मतलब 50,000 का चलान वो 5,000 में हो जाता था, और ड्राइवर के लाइसेंस लगाए तो ये तो इन करप्शन को रोकने के लिए सरकार के पास कोई नीति नहीं थी, ना अधिकारी जो थे। हमारी एफआईआर तक हमने दर्ज करवाई, उनकी बाद में सीआर बना दी जाती है। एसडीएम नूरपुर से हमारी कई बार मुलाकात हुई, उन्होंने क्रशर वालों को बुलाया, और भी जो संघर्ष समितियाँ यहाँ पे जो चक्की बचाओ वो भी आए, सबके सामने बैठ के बात होती थी, पर अल्टीमेटली जो नतीजा था वो शून्य रहता था, क्योंकि ये एक ऐसा बिजनेस है जिसमें सर बीच में कोई जैसे कोई मैन्युफैक्चरर होता है तो आगे डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, सुपर होते हैं, इसका सीधा उपभोक्ता होता है, और लगाम कोई नहीं है, उनके मनमर्जी के रेट होते हैं। नहीं, आप देखें कि आटा सस्ता है, 45 रुपये 1 फुट इतनी रेत है, उस हिसाब से यहाँ पे अभी पीछे बिक के गई है। आपका ये कहना है कि इस धंधे में पैसा बहुत है, पैसा होने के कारण ही शायद ये भी एक कारण होगा कि इतना पैसा होने के कारण शायद ये सब मैनिपुलेशन हो जाती है, और मैनिपुलेट होने के कारण ही जो अभी ऑफिसर होंगे या ऑफिसर ना होंगे, उनके नीचे के जो लोग होंगे शायद वो किसी हद तक इनके साथ हाथ मिला लेते हैं और इनको पहले ही बता देते हैं कि रेड होने वाली है या कुछ। और एक बात और है हमने एक पहले स्टोरी में भी ये बताया था कि हिमाचल प्रदेश में जब कोई जेसीबी या ये पकड़ी जाती है टिप्पर, तो उसको चालान किया जाता है उसके ऊपर एफआईआर दर्ज नहीं की जाती। तो अगर एफआईआर दर्ज की जाए तो उसका इम्पैक्ट और उसका इफ़ेक्ट ज़्यादा होगा बजाय कि चालान के। सर हम लोग की जब मेरा ख्याल 2 साल पहले एसडीएम नूरपुर के साथ बैठ के एक सार्वजनिक बैठक हुई थी, तो उसमें ये बताया गया था कि जो हमने अमेंडमेंट की है उसमें जब भी कोई जेसीबी पकड़ी जाएगी तो उसके मालिक के ऊपर एफआईआर होगी, उस गाड़ी के ऊपर एफआईआर होगी, परंतु ऐसा देखने में कुछ भी नहीं आया। अभी करीब 15-20 दिन या महीना पहले 7-8 जेसीबीज़ और टिप्पर पकड़े गए थे जिसके ऊपर बाकायदा एफआईआर हुई है, पर उनके जो मालिक थे उनके नाम सार्वजनिक नहीं हुए हैं, तो मेरा ख्याल उनकी जमानतें हो गई हैं। देखिए, इसका जो बड़ा खमियाजा है वो जनता भुगती है। हमारे इलाके की वाटर स्कीम सारी डेड हो गई, ज़मीनें बंजर हो गई, और रात को क्रशर वालों का इतना आतंक है कि वो आम लोगों को बिना पूछे उनकी ज़मीन सुबह वो देखते हैं तो वहाँ पे होती नहीं है, वहाँ पे बड़े बड़े गड्ढे हैं। आप वहाँ पे जाके अगर आपकी टीम जाए तो आप देखें कि 35 से 40 फुट गहरी झीलें बन चुकी हैं 5-5 एकड़ में। तो उनका जो खमियाजा वो आम जनता भुगतती है। और हमारे इलाके में एक लंबा जो बेल्ट है वहाँ से 5 से 10 किलोमीटर तक, वहाँ पे हमारा ये मानना है कि सरकार इसको नो माइनिंग जोन घोषित करे ताकि इसका कोई समाधान हो सके, नहीं तो हमारा जो इलाका वो बर्बादी के कगार पे है, पानी बहुत गहरा चला गया हुआ। राजेश जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि ये जो एरिया है खन्नी का एरिया हो गया या सामने वाला एरिया है, खन्नी के सामने जो पंजाब का भी एरिया पड़ता है हाड़ा साइड, वहाँ भी लोगों का यही कहना है कि वाटर लेवल बहुत नीचे जा चुका है। उनके जो पंप हैं वो सूख गए हैं, जो वाटर इरिगेशन की वाटर लिफ्टिंग स्कीम्स हैं वो भी सूखी पड़ी हैं। इसका रीज़न यही है कि माइनिंग होने से जो वाटर लेवल है वो नीचे डे बाई डे नीचे जा रहा है। परंतु हमारे साथ मौजूद हैं चक्की, ये जो माइनिंग होती है मैं आपको बता दूं, ये जो नूरपुर की माइनिंग की हम बात कर रहे हैं, ये माइनिंग होती है चक्की में। और हमारे साथ बैठे हैं चक्की बचाओ संघर्ष समिति के अध्यक्ष होशियार सिंह जी। होशियार सिंह जी, चक्की बचाओ संघर्ष समिति तो आपने बचा ली, चक्की को आप क्यों नहीं बचा पाए? पहले तो मैं आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने, जैसे कि राजेश जी ने कहा है, कि इस गंभीर विषय को, समस्या को उठाया और हमें ये मौका दिया है। चक्की की दास्तां वैसे तो राजेश जी ने काफ़ी कुछ आपके समक्ष रखा है, लेकिन खुराना जी, जैसे खन्नी एरिया जो चक्की खड्ड है, ये कम से कम भी मेरे ख्याल 2 स्टेटों के बीच की जो नदी है, दरिया है, ये खड्ड है, इसमें इस अवैध खनन के चलते पुल, आप तो पुल को बोल रहे हैं कि पुल रेलवे का पुल या दूसरा पुल गया है, इसके साथ साथ कम से कम भी कोई 25-30 गाँव के लोग जो हैं उजड़ चुके हैं अपने इस अवैध खनन के चलते। क्योंकि
इस दरिया के अंदर दोनों स्टेटों की मलकियत भूमि है। आज वो भूमि कहीं नज़र नहीं आती है, खेती कहीं नज़र नहीं आती है। आप जिगली खन्नी, उपरली खन्नी, हाडल, औंद, कोपड़ा तक की इसकी जो है ना बेल्ट को मार पड़ी है। दूसरी तरफ यदि आप पंजाब को ले लें तो पंजाब की बेल्ट पूरी चक्की से लेकर ऊपर नरैमपुर, ढाका और पता नहीं कितने के गांव आगे जो है ना दोनों तरफ के जो है ना बर्बाद हो चुके हैं। ना तो वहाँ पानी पीने के लिए उनके जो वाटर सप्लाई स्कीम है दोनों स्टेटों को लगाई हुई थी वो बची हैं। जितने भी सरकारों ने वहाँ पर बोर किए थे, हैंड पंप लोगों को लगाए थे, वो सारे ड्राई हो चुके हैं। इतने ज़ोर से जहाँ पर ऐसा एक धंधा चला हुआ है कि हम 2007 से लेकर के पहले हमने चक्की बचाओ संघर्ष समिति के माध्यम से ये इसका विरोध किया। उसके बाद एक अखिल भारतीय किसान संघ संगठन के साथ हम जुड़ करके और 2007 से लेके आज दिन तक हमने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा संघर्ष किया। बहुत ज़्यादा हमने किसानों के गाँव के लोगों को लेकर के हम एसडीएम को, डीसी को, मैं आपको बता दूं कि पिछली सरकार जो हिमाचल में थी हमने विधानसभा में जाके कम से कम भी कोई 5000 महिला और पुरुष जो जेंट्स थे उनको लेकर हमने विधानसभा भी घेराव किया था। वहाँ भी हमने धर्मशाला में, तपोवन में, वहाँ पर भी पूर्व मुख्यमंत्री जो थे आदरणीय जयराम ठाकुर जी, उनको हमने ज्ञापन दिया और उन्होंने उस वक्त भी आश्वासन दिया था कि इसके ऊपर हम बहुत जल्दी, उन्होंने आदेश भी दिए थे। लेकिन मुझे नहीं पता लगता कि ये आदेश कहाँ आके नीचे प्रशासन क्यों नहीं इसके ऊपर कोई गंभीरता से काम करते हैं। बहुत बार आपने देखा होगा कि आ जाता है कि आज पुलिस वहाँ बैठा दी गई है। मैं आपको आज 4 दिन पहले का वीडियो बता देता हूँ कि कितनी जेसी मशीन और कितने बड़े बड़े हाईवे ट्रक जो है ना अवैध खनन दिन रात वहाँ पर कर रहे हैं। पर पुलिस प्रशासन, माइनिंग वाले दावा करते हैं कि हमने वहाँ पर बंद कर दिया, लेकिन आज भी खुराना जी वहाँ पर रात को 10 बजे से लेकर के और सुबह 4-5 बजे तक जोरों से अवैध खनन होता है। वहाँ पर कितनी गाड़ियाँ लगी होती हैं लगभग? कम से कम भी कोई 25-30-40 ट्रक होते हैं बड़े बड़े, और इतने उनके साथ छोटे व्हीकल होते हैं, और कम से कम भी कोई 12-15 जेसीबी मशीन पोप लाइनें लगी होती हैं। इन्होंने वहाँ इस अवैध धंधे को ऐसा एक बना रखा है कि बड़े बड़े पारी वहाँ पर एक झीलें बना रखी हैं। वो क्यों बना रखी हैं कि ऊपर से जितना भी बरसात के टाइम पर रेत, बजरी, पत्थर आके वहाँ पर रुक जाएगा, वो पानी में किसी को पता नहीं चलेगा कि यहाँ से कितना मटीरियल आज रात को उठा लिया गया है, क्योंकि पानी इतना गहरा है, 40-50 फुट गहरा वो ये झीलें बना रखी हैं। और प्रशासन की इसके अंदर विभाग की मिली भगत है। वो इन लोगों ने फिश पाउंड के नाम की सब्सिडी हिमाचल गवर्नमेंट की लेके इन लोगों ने खा ली है। लेकिन मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं प्रशासन और सरकार से कि एक भी चक्की खड्ड के अंदर बता दें कहाँ इन्होंने फिश पाउंड और कितना उस पर इनकम हुई है और कितना सरकार को उसका रेवेन्यू दिया है। सब जहाँ पर पूरा गोरख धंधा चला हुआ है, इस चक्की ब्रिज का जाने का मेन कारण जो है वो है अवैध खनन। ये अवैध, आपने एक बार हाई कोर्ट में भी कुछ रिट लगाई थी, जी, उसका क्या हुआ? हमने 2007 में हाई कोर्ट गए थे हम भारतीय किसान संघ के संगठन के माध्यम से। उसकी कॉपी मेरे पास ये है, ये कॉपी मैं साथ लाया हूँ। माननीय हाई कोर्ट ने जितना प्रशासन इसमें हुआ है उनको इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए ये कॉपी साथ में दी थी। सभी विभागों के अंदर ये कॉपी है, हर विभाग। इसमें ये लिखा था कि जो भी अवैध खनन करता हुआ पकड़ा जाता है उसके अंदर माइनिंग एक्ट के तहत वो गाड़ी, वो जेसी मशीन और वो व्यक्ति जो है वो छूटना चाहिए, उसकी जमानत तक नहीं होनी चाहिए। ऐसा प्रावधान हिमाचल सरकार दावा करती कि हमने इसके ऊपर ऐसे ज़बरदस्त कानून बना रखे हैं। मुझे समझ नहीं लगती, एक नॉर्मल आदमी बेचारा गरीब आदमी रोड पर चलता है उसका चालान कर देते हैं जी, और वहाँ पर दिन रात अवैध खनन हो रहा है, अंधाधुंध हो रहा है, कोई पूछ मांग नहीं है। और जैसे हमने पहले भी कई बार इसकी भी मांग की, ये जो अवैध खनन इसको नो माइनिंग एरिया घोषित किया जाए, तभी ये ब्रिज और तभी ये लोगों की खेती बच पाएगी और पानी और इसका एनवायरनमेंट बच पाएगा। अच्छा, मेरे को ये बताइए कि आपके वहाँ कितने क्रशर्स हैं, कितने क्रशर लगे हुए हैं और कितने लोग वहाँ जो इलीगल माइनिंग करते हैं? मतलब कितने क्रशर्स वाले हैं जो वहाँ इलीगल माइनिंग करते हैं? बहुत बढ़िया खुराना जी, आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा है। टोटली क्रशर अनलीगल माइनिंग कर रहे हैं। चक्की ब्रिज से लेकर के, कुंडवाल से लेकर के
ऊपर हाडल पंचायत तक जितना एरिया है इन लोगों ने छलनी कर दिया है। कितने क्रशर? क्रैशर कम से कम 7-8 क्रैशर हिमाचल की तरफ लगे हुए हैं और इतने ही क्रैशर पंजाब की तरफ लगे हुए हैं। लेकिन ये लोग इनकी माइनिंग लीज, मैं आपके माध्यम से सरकार से और प्रशासन से ये पूछना चाहता हूँ कि बरसात के टाइम पर नो माइनिंग होती है, नो माइनिंग होती है, लेकिन दिन रात माइनिंग हो रही है। पुलिस भी जाती है, वो आके चले जाते हैं, उसके बाद आधे घंटे बाद वहाँ वही हाल हो जाता है। आपके माध्यम से मैं हिमाचल सरकार से और मेरी आपके माध्यम से पंजाब सरकार से बेनती है कि इसके ऊपर यदि आप गरीब जनता का, आम जनता का आप भला करना चाहते हैं, आप अनेकों योजना को बंद कर दो, लेकिन ये जो अवैध खनन है इसको बंद कर देंगे तो दुनिया बच जाएगी, उनको पानी मिलेगा, उनको खेती मिलेगी, ये सड़कें, दरिया सब कुछ बचेगा। होशियार सिंह जी ने बताया कि अवैध माइनिंग हो रही है और अवैध माइनिंग में इनकी बातों को देखें और वैसे भी जग जाहिर है कि पुलिस की, या पुलिस का नाम क्यों लें, हम पूरे स्पेशली डिपार्टमेंट की बात करें। मेरी किसी पुलिस ऑफिसर से भी पीछे बात हुई थी आपके हिमाचल में, उन्होंने बोला था कि माइनिंग को पकड़ना या माइनिंग की गाड़ियां पकड़ना या माइनिंग को रोकना, कहें सही वर्ड बोलें तो माइनिंग को रोकना ये पुलिस का काम नहीं है, ये माइनिंग विभाग का काम है। एक पूरा विभाग है उसके लिए, वो विभाग अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाता तो शायद इसी कारण इलीगल माइनिंग होती है। पुलिस को उसकी सहायता करनी चाहिए। यही मैं शायद सरकार से भी यही कहूँगा कि जो माइनिंग विभाग है उसको जिम्मेदार क्यों नहीं ठहराया जाता। जो अफसर वहाँ सैलरीज लेते हैं, जो तनख्वाह लेते हैं माइनिंग रोकने के लिए, उनको क्यों जिम्मेदार नहीं ठहराया जाता, उनके ऊपर पर्चा क्यों नहीं किया जाता। इसके बारे में आप क्या बोलेंगे? देखिए, हमारे सिस्टम में एक ऐसा है कि हम ना किसी की भी जो अकाउंटेबिलिटी है ना वो तय ही नहीं है किसी की। माइनिंग वाले बोलते हैं जी हमें तो डर लगता है जी, आप शिकायत करो तो वो कहते हैं हम नहीं जी, पुलिस नहीं आएगी, जबकि ऊपर से पटवारी भी माइनिंग रोक सकता है। पुलिस ऐसा नहीं बोल सकती है कि हमारा ये काम नहीं है। आपको पुलिस ऑफिसर, आपके बीडीओ, आपके जेई, आपके पटवारी, आपका पंचायत प्रधान, ये सारे बंदे माइनिंग को रोक सकते हैं। ऐसी सरकार ने परमिशन दी हुई है। मैं आपकी बात मानता हूँ। जो मैं पुलिस ऑफिसर की बात कर रहा हूँ, उनका कहना ये नहीं था कि हम नहीं रोकेंगे या नहीं रोकते। वो कहते हैं, उनका कहना ये है कि माइनिंग ऑफिसर तो खुद माइनिंग करवाते हैं, खुद माइनिंग करवाते हैं। हमारी पुलिस की टीम रेड करने जाती है तो रेड करने से पहले उनको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, तो कोई तो इन्फॉर्मेशन देता होगा ना। माइनिंग ऑफिसर को तो साथ लेके जाएंगे, माइनिंग डिपार्टमेंट का व्यक्ति साथ जाएगा तभी रेड करेंगे वो, तो वो पहले इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। और एक बात और है, मैं आपसे एक बात पूछता हूँ कि अगर पुलिस किसी की जेब में से 5 ग्राम चिट्टा पकड़ सकती है तो माइनिंग विभाग को इतनी बड़ी बड़ी जेसीबीज और मशीनें लगी हुई नजर नहीं आती, वो क्यों नहीं पकड़ते? सर देखिए कि क्रशर इंडस्ट्री में इतना पैसा है और वो पैसे का बोलबाला जो जहाँ भी होता है वहाँ पे इस तरह की चीज़ें होती हैं। जब इनका नक्सस इतना बड़ा हो चुका है कि पुलिस वाले भी, माइनिंग वाले भी, जितने भी विभाग हैं जो इसके लिए जिम्मेदार हैं, जिनको इनको रोकने की जिम्मेदारी दी हुई है, वो सब इन्वॉल्व है, सब पैसे लेते हैं और उनको तगड़ा वाला महीना जाता है। चाहे ऑफिसर हो, चाहे वो डिपार्टमेंट हो, तो चाहे वो वहाँ के प्रधान हो। जिसको दिक्कत होगी, शिकायत हो, शाम को उनको वो चाहे जैसे भी करें, चाहे डरा के करें, प्यार से करें, जैसे भी करें, तो उनको अपने साथ मिला लेते हैं। तो जिस वजह से ये फिर नेक्सस चला हुआ है। और मैंने ये कहा कि ये मैन्युफैक्चरर और सीधा उपभोक्ता, तो उसमें जो कमाई है, अच्छा इसका कोई रेट कोई तय नहीं करता, वो क्रशर वालों की मर्जी है। बाकी के बंद हो गए तो आप अपनी मर्जी से उसका 500 रुपया रेट सैकड़ा बढ़ा दो, 200 बढ़ा, आपकी मर्जी, आप 1000 रुपया बढ़ा दो। तो वो जो सिस्टम चला हुआ है, इस वजह से अच्छा सरकार चाहे, सरकार को सब पता है, आपके पुलिस विभाग को सब पता है, क्योंकि आपने अभी बोला कि अब अगर 2 ग्राम चिट्टा जेब से निकल सकता है तो इतना बड़ा ट्रक जा रहा है तो कैसे नहीं पता चल रहा। तो वो नहीं रोकना चाहते हैं। अब उनको किसने रोका ये तो वही जाने। एक बात बताइए कि ये तो हो गया एक अवैध खनन से, एक हम पुल के टूटने की बात कर रहे थे। अब जितनी बाढ़ आई है हिमाचल में, जितने पुल बहे हैं, मैं पीछे एक स्टोरी देख रहा था, उसमें विक्रमादित्य जो आपके मंत्री हैं, उन्होंने भी मंडी में जो बाढ़ आई थी उसको कहीं ना कहीं जिम्मेदार ठहराया था, उसको माइनिंग को। और इसमें कोई शक नहीं है
कि अभी इंदौरा साइड में जो बाढ़ आई है उसमें भी जो आपके एमएलए हैं भवानी पठानिया, उन्होंने बोला है कि वहाँ 2 क्रशर्स जो हैं, एक कोई गोल्डन है और एक और क्रशर है, वो इसके जिम्मेदार हैं। उसके उनके माइनिंग करने के कारण ही शायद ये सब हुआ है। तो आप माइनिंग, इलीगल माइनिंग को कितना जिम्मेदार ठहराते हैं ये जो अब फ्लड आए हैं इसमें? देखिए ज़रा, पूरे भारतवर्ष में जो इस बार त्रासदी हुई है, जो बारिश हुई है, सारे भारत में बहुत ज़्यादा हुई है, पर सबसे ज़्यादा जो खमियाजा है वो हिमाचल ने भुगता है इस बार। उसका कारण यह है कि हिमाचल में पहले बाढ़ जैसी स्थिति कभी नहीं होती थी। कारण क्या था कि जब आपकी पहाड़ियाँ होती हैं, उनके ऊपर पेड़ होते हैं, तो पेड़ एक ऐसी चीज़ होती है, आप डंगा ना लगाएं, आप वहाँ पे ना पेड़ लगा दें, तो आपका वो जो मिट्टी नहीं बहती है, आपकी वो मिट्टी नहीं बहती। तो वो जो सिस्टम इस बार हुआ है, एक हज़ारों की संख्या में पेड़ कटे, बड़ा हिमाचल में शोर मचा रहा। उसके बाद ये जो इलीगल माइनिंग है, ये दोनों जब इकट्ठे हो तो उसकी जो त्राही त्राही जो लोगों में मची है, उसका मुख्य कारण ये है कि जो ये विकास के नाम पर जो हमने एक खुली छूट दे रखी है। आप देखें कि हिमाचल में जेसीबी अलाउ ही नहीं है, हिमाचल में जेसीबी अलाउ ही नहीं है, फिर भी उसका धड़ल्ले से उपयोग हो रहा। आपने पकड़ ली, अब एक क्रशर वाले को सर आपने 50,000 का उसका चालान कर दिया, आपने 5 लाख उसको उखाड़ने की परमिशन दे दी, तो वो तो रोज आप आके चालान कटा जाओ, आप मेरे 5 लाख का माल उखाड़ने दो, आप 50,000 का आप चालान काट दो, है ना। तो वो महीने में एक बार वो बोल के रखते हैं जी आप महीने में एक आध करवा लिया करो। हमारी जब मीटिंग हो रही तो मैंने एसडीएम साहब के सामने पूछा था, तो माइनिंग वाले भी बैठे हो, तो उन्होंने कहा जी देखिए जी हम चालान काटते हैं। तो मैंने पर्टिकुलर 1-2 तब मैंने आपको यही बात बताई थी कि चालान काटना और एफआईआर दर्ज करना, इसमें बहुत फ़र्क होता है। एफआईआर दर्ज होने के बाद उसको वो जो मशीन है वो कोर्ट से छुड़वानी पड़ती है, और कई बार तो मशीनें बड़ी सड़ जाती हैं, जमानतें ही नहीं मिलती। अगर ऐसा कोई कानून बन जाए जिसमें कि उसकी मशीन जो है वो थाने में जमा हो जाए, एक बार पहली बार में अगर उसने कोर्ट से छुड़वा ली, दूसरी बार में उसके ऊपर सख्त कार्रवाई हो, तो शायद इसके ऊपर शायद लगाम लग सके। अब मैं बात करता हूँ कि जो ये त्रासदी हुई हिमाचल में, इसमें कोई शक नहीं है कि हिमाचल प्रदेश में जो नुकसान हुआ वो आज पिछली हमारे होश में इतना नुकसान कभी नहीं हुआ। क्योंकि जब ये इलीगल माइनिंग हो रही होती है तो आपको तो पुलिस ने ये भी बोला था कि जब ऐसा हो तो आप हमें इन्फॉर्म करें, तो हम वहाँ पर आकर रेड करेंगे और पकड़ेंगे। एक तरफ आप बोलते हो कि रात को वहाँ इतनी लाइटें होती हैं, इतनी गाड़ियाँ होती हैं, इसके बारे में कुछ बताइए। खुराना साहब, मैं आपको इस अवैध खनन के बारे में बताने से पहले मैं आपको ये बताऊं कि यदि आपको कभी समय हो, एक बार मेरे ख्याल आप आए भी थे, लेकिन अब आप फिर कभी रात के समय आओ, आपके पठानकोट शहर में इतनी जगमग नहीं होगी बाज़ार में जितनी हमारी चक्की खड्ड इस दरिया के अंदर अवैध खनन करने वाला जो माफिया हैं उनकी गाड़ियाँ, जेसी मशीनें और इतना भारी वहाँ पर बाज़ार लगा होता है। मैं आपसे, कहाँ से आते हैं ये लोग, कहाँ से आते हैं, कौन से ऐसे क्रशर्स हैं जो ये लोग आगे रात को इतनी गाड़ियाँ लेकर आते हैं? ये क्रशर यहाँ के हैं, न्यू शिवा स्टोन क्रशर है, शिवा स्टोन क्रशर है, श्री राम स्टोन क्रशर है, नंदी स्टोन क्रशर है, न्यू नूरपुर स्टोन क्रशर है, महाजन स्टोन क्रशर है। ये एक क्रशर थोड़ा अनेकों क्रशर हैं। ये मैं आपको एक और बात बता दूं, इनमें से आधे क्रशर सरकार के कागजों में बंद है, लेकिन फिर भी चल रहे हैं, ये क्रशर वे वैध चल रहे हैं। दूसरा, मैं आपके इसके साथ में आपको, आप आएंगे कभी, मैं आपको बताऊंगा कि अनऑथराइज डंप लगा दिए हैं 1000 टन, जो कि अथराइज ही नहीं है, डंप करने की परमिशन लेने पड़ती है। किसके लिए किया, क्यों, कहाँ से आया माल? आप अभी भी आ जाओ, देखो आगे, हज़ारों टन माल जो है डंप कर दिया, रेत बजरी पत्थर, और वो माल सारा बाहर सप्लाई हो रहा, भर भर के गाड़ियाँ जा रही हैं इनकी जेसी मशीनें लग करके। चाहे आप इधर अंदौरा साइड चल जाओ, अंदौरा साइड भी क्या जो इनका जो कोई तो एक किंग पिन होगा जो इस सारे अवैध खनन को जो कंट्रोल करता होगा। बिल्कुल ठीक बात है जी, इनका कोई ना कोई एक है, आप सभी जानते हैं, प्रशासन भी जानता है, सभी जानते हैं, नाम लेने की ज़रूरत नहीं है। ये सभी तरफ इन्होंने अपना जाल बिछा रखा है। लेकिन मैं आपके माध्यम से आज जो हिमाचल में सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, मैं उनसे ये बेनती करूंगा कि यदि गरीब जनता का ये जो चाहे वो हमारा बात तो हमारी पुल से चली थी, इस पुलों को बचाना है, सड़कों को बचाना है, किसानों की खेती बचानी है, खेती के साथ साथ
बहुत कुछ बचेगा यदि खेती बच जाएगी। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से ये आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि इसके ऊपर गंभीरता से इस माफिया के ऊपर गंभीरता से कोई कानूनी कार्रवाई की जाए, इसको बंद किया जाए। तो ये आपका प्रदेश भी, आपका आम जनता भी, आपका किसान भी खुशहाल हो जाएगा। राजेश जी, ये बताइए कि जैसा होशियार सिंह जी ने बताया कि एक माइनिंग माफिया है जो कि हिमाचल में बहुत तेज़ी से काम कर रहा है, जिसके कई सारे क्रशर्स हैं। इन्होंने नाम तो नहीं बताया, शायद जग जाहिर है, आपको भी पता ही होगा। तो ये जो माइनिंग माफिया है, इसको कैसे कंट्रोल किया जाएगा? अगर ये कंट्रोल नहीं किया जाएगा तो ये तो और बढ़ता जाएगा। खुराना साहब, पैसे में बहुत ताकत होती है। उससे प्रशासन खरीदा जा सकता है, उससे सरकारें खरीदी जाती हैं। और ये चाहे सरकार कोई भी हो, हमने इसी तरह देखा कि ये जो माइनिंग का धंधा जो है, इसमें सारे इन्वॉल्व हैं। बड़े सारे लोगों के होटल, उनके वो बगारें शिमला तक जब भुगतते हैं अधिकारियों की, नेताओं की, तो वो भी फिर इन्वॉल्व रहते हैं कि उनको वो छूट देते हैं कि आप जो है वो लोगों का जितना सत्यानाश कर सकते हैं वो आप कर सकते हैं। मेरी सरकार से, विशेषकर अब सुक्खू सरकार से, और वो बहुत ईमानदार हैं और बहुत गट्स वाले मुख्यमंत्री मिले हैं हिमाचल को। तो क्योंकि जब सरकार बन जाती है तो वो हिमाचल की सरकार होती है, वो कांग्रेस बीजेपी की नहीं होती। मुख्यमंत्री हिमाचल का है, कांग्रेस का या बीजेपी का नहीं होता। तो हमारी उनसे बहुत आशाएं, अपेक्षाएं हैं कि वो ज़रूर इस जो धंधा जो इलीगल माइनिंग का, इसके ऊपर नकेल कसेंगे, ताकि आने वाले दिनों में ये जो त्रासदियाँ हो रही हैं, जो हमारा जो बर्बादी हो रही है हमारे समाज की, जो हमारे चक्कियों के जो दरिया, जो हमारे ज़मीनें सूख रही हैं, इनको बचाने के लिए सुक्खू सरकार ज़रूर इन पे कोई एक्शन लेगी, ऐसी मेरी शुभकामनाएँ हैं। जैसा कि हमने बात की राजेश जी से और होशियार सिंह जी से, ये काफ़ी हद तक और काफ़ी गहराई तक इस मुद्दे से जुड़े हुए हैं और काफ़ी समय से, जैसा कि होशियार सिंह जी ने बताया, 2007 से इसी त्रासदी को झेल रहे हैं और लोगों के लिए लड़ रहे हैं। परंतु उनका भी यही कहना था कि आज तक कुछ नहीं हो पाया। और जहाँ तक ये माफिया की बात है, जब तक सरकारें इन माफियाओं के ऊपर कंट्रोल नहीं करेंगी तो इंडिविजुअल क्रशर की हम अगर बात करें, इंडिविजुअल क्रशर को कंट्रोल करना आसान होता है, परंतु कंट्रोल करना, जैसा राजेश जी ने कहा, पैसे में बहुत ताकत है। इसमें कोई शक नहीं है कि पैसों से सब कुछ खरीदा जा सकता है। तो हमारा आशय भी, हमारा इशारा भी माइनिंग डिपार्टमेंट की तरफ है कि शरेआम इसमें कोई शक नहीं है। जैसा कि होशियार सिंह ने बताया कि वहाँ इतने बड़े बड़े डंप लगे हुए हैं, वो कैसे लगे हुए हैं, कहाँ से आ रहे हैं, क्या, इसके ऊपर हम चर्चा फिर से करेंगे। परंतु मैं आपको टेक्निकल बातें भी बताऊंगा, परंतु इसके लिए अलग से चर्चा करेंगे क्योंकि ये चर्चा काफ़ी लंबी हो गई है, समय का अभाव है। धन्यवाद, नमस्कार।